सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज पूरे दिन एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि सेकंड हाफ में जो मार्केट्स का एक मूवमेंट है वो थोड़ा सा जरूर रिकवरी साइड पे आया और वहां पर जरूर लोअर लेवल से कुछ एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। मेजरली आज ब्रॉडर बेस्ड बाइंग थी और मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। करीब करीब 1.25% के आसपास की बढ़त दोनों ही इंडिसेस में आते हुए दिखाई पड़ी। ना केवल ये बल्कि सभी सेक्टोरल इंडिसेस आज हरे निशान में बंद हुए। हालांकि स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग जरूर हायर लेवल से एफएमसीजी स्टॉक्स में देखने को मिली, लेकिन अभी भी एक अच्छी तेजी चारों तरफ सभी सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिली। रादर मेटल एक अच्छी तेजी में था, रियल एस्टेट एक अच्छी तेजी में था, इंडस्ट्रियल्स यानी कैपिटल गुड स्पेस जो था, पावर जो था, वो एक अच्छे से तेजी के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। वहां पर खरीदारी थी, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेशन, एक दायरे भरा सेशन, लेकिन फिर भी ब्रॉडर बेस्ड लोअर लेवल से एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी है। चले इन सब पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल जो आपका सिलसिला ही शुरू करते हैं और सबसे पहला नाम और सबसे पहला सवाल जो आ रहा है वो आईटीसी को लेके है, समर्थ पारिक साहब का। पारिक साहब, सब कुछ डिपेंड करता है आपके नजरिए के ऊपर। आईटीसी में कंपनी में बुराई नहीं है, अच्छी कंपनी है, डाइवर्सिफाइड प्ले है, बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा उसके बारे में अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो, कि स्टॉक चलता नहीं है, दिक्कत है, 50 तरह की प्रॉब्लम बताएंगे। लेकिन ये कंपनी एफएमसीजी में भी है, एग्री में भी है, सिगरेट में भी है, पेपर में भी है, होटल में भी है और एक बहुत बड़ी डाइवर्सिफाइड इक्विटी बेस है इसका। 1700 करोड़ के आसपास के शेयर्स खाली बाजार में है। तो इस तरह की इक्विटी बेस के साथ चलना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, लेकिन हाँ, एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहा है। पेशेंस दीजिए तो आप बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन अदरवाइज में शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, मीडियम टर्म ट्रेड के लिए आप बहुत उम्मीदें ना लगा के चलें। अच्छी कंपनी है लेकिन स्टॉक थोड़ा स्लो है, इसलिए धीरे धीरे चलता है। इसके अलावा एक सवाल और लेते हैं, सवाल है एचएएल के बारे में। सौरभ जी का सवाल है। सौरभ जी, एचएएल काफी चला हुआ स्टॉक है और तो इसमें कोई खास परेशानी नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन न्यूज फ्लो में काफी चला था। ऊपरी स्तर थोड़ा सा बिकवाली जरूर आई है ओएफएस के चलते रिसेंटली, लेकिन अदरवाइज ऑर्डर बुक साउंड है। सरकारी कंपनी है, थोड़ा ओवरहैंग हमेशा रहेगा कि गवर्नमेंट कभी भी स्टेक सेल कर सकती है और स्टेक सेल होता है तो डिस्काउंट भी होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो इस तरह का एक जो ओवरहैंग है वो उसके साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आप बहुत लंबी अवधि के लिहाज से सोच रहे हैं तो अवॉइड करें, किसी और शेयर में आप स्विच कर सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रह सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर खरीदारी है तो आप थोड़ा वेट करें, थोड़ा प्रॉफिट मिलता है तो आप निकल भी सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल यूनाइटेड स्पिरिट्स पे नारायण माली साहब का। देखिए माली साहब, अगर आप लंबी अवधि के लिहाज से इसमें निवेश करना चाहते हैं तो कोई दो राय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। दुनिया की सबसे बड़ी लीकर कंपनी डियाजियो इसकी मालिकाना हक रखती है, यानी कि उन्हीं की कंपनी है, तो सबसे बड़ी लीकर कंपनी दुनिया की ये कंपनी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैंगओवर के तौर पे चल रही थी, वो थी इनकी डेट को लेकर या फिर जो पहले जो था प्लेज इश्यूज को लेकर, लेकिन वो अब रिजॉल्व हो गए हैं। डिमांड वाइज कोई दिक्कत नहीं है, सभी जानते हैं इनके पास हर तरह के प्रीमियम सेगमेंट में करीब 70% के आसपास का मार्केट शेयर ये ओन करते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है और वो इन कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगी। थोड़ा प्रेशर में जरूर है शेयर हाई लेवल से, लेकिन उम्मीद लगा के आप चल सकते हैं कि रिसेंटली करेक्शन के बाद ठीक ठाक माल है और एक आध पुल बैक अगर मिलता है तो 600-610 के आसपास जाएगा, वहां रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो उस लिहाज से आप इसमें नजर बना के रख सकते हैं। डीमार्ट स्टॉक कैसा है, लाइफ टाइम रखना चाहता हूं, कैसा रहेगा ये बताएं, साजिद साहब पूछ रहे हैं। देखिए साजिद जी, डीमार्ट कंपनी में बुराई नहीं है, बहुत ही अगर आप पर स्क्वायर फीट रेवेन्यूज के हिसाब से या प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो वन ऑफ द प्रॉफिटेबल कंपनी है रिटेल स्पेस में। डेट फ्री स्टेटस है या फिर नेग्लिजिबल डेट स्टेटस है, प्रमोटर स्ट्रांग है, होल्डिंग अच्छी है, बहुत ही कंजर्वेटिव वे में कंपनी ऑपरेट करती है। लिमिटेड स्पेस में ये कामकाज करते हैं और धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही हैं, बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड नहीं करते हैं। एक ही कंसर्न, 100 के मल्टीपल का स्टॉक, जैसे कि पहले ही बात हुई थी, 2400 रुपए के स्तरों पर इसने 100 का मल्टीपल छुआ तो अभी भी बहुत नहीं, तो 80-85 के मल्टीपल पे होगा। तो कोई भी करेक्शन है तो ज्यादा बेहतर है खरीदारी के लिए, लेकिन अभी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिहाज से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि आगे का रोड मैप कैसा रहता है, कंपनी के आगे के नंबर्स कैसे आते हैं, तो इन चीजों पर आप ध्यान रखें। लेकिन कंपनी में इसमें ऐसा कोई खास बुराई नहीं दिखाई पड़ रही। इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं। हमारे साथ जो सवाल आए हैं वो आया है मुथूट फाइनेंस को लेके। सोमानी गुप्ता साहब का सवाल है। गुप्ता साहब, देखिए मुथूट फाइनेंस में 172-173 टन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इनके पास गोल्ड रिजर्व है और करीब करीब 70% 72% के एलटीवी पे कामकाज करते हैं, यानी कि इतने गोल्ड के एवरेज में इतना पैसा देते हैं। 8 करोड़ रुपए शायद पर ब्रांच के आसपास का इनका टिकट साइज, यानी कि हर ब्रांच से 8 करोड़ का ऑन एन एवरेज ये लोन देते हैं।
बहुत कंपनी में ट्रबल नहीं है, अच्छी कंपनी है, गोल्ड लिंक्ड है, तो गोल्ड के प्राइसेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन कंपनी की पैठ मजबूत है। दक्षिण भारत में इनका मेजर रेवेन्यू आता है, पहले बहुत ज़्यादा था, अब वो धीरे धीरे कट करके इन्होंने पूरे इंडिया में डाइवर्सिफाई किया है। फिर भी 35-40% के आसपास रेवेन्यू वहाँ से उठाते हैं, लेकिन आप हायर लेवल पे हैं तो थोड़ा सा वेट करें। निचले स्तरों पर आपको 20-22% का भी करेक्शन मिले आपके दाम में तो आप जरूर एंटर करें और पैनिक में ना आए। इनके नंबर्स को आप जरूर मॉनिटर करते रहें और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम करें। 1-2 क्वार्टर नहीं, ये तो लंबी अवधि के हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो लंबे हिसाब से ही इनके नंबर्स को भी रिव्यू करें और फिर अपनी पोजीशंस को आप देखें। इसके अलावा फ्यूचर रिटेल को लेकर भावेश भदरका साहब का एक सवाल है। भावेश जी, सवाल आपका लाजमी भी है इस समय पर। 162 रुपए पे डील सर्किट लगा, उसके बाद से लगातार 2 लोअर सर्किट। ऑब्वियस सी बात है, मेजर कारोबार अब रिलायंस में जा रहा है, तो आप रिलायंस के कारोबार में अगर आप फ्यूचर के कारोबार को ही लेना चाहते हैं तो रिलायंस एक बेटर ऑप्शन है, वहां पर आप इसमें इन्वेस्ट करें। रही बात फ्यूचर रिटेल को फायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारे शेयर तो एंटरप्राइजेस में चले जाएंगे, जिसका मालिकाना हक रिलायंस के पास आएगा। तो मेजरली आप फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनकी रिटेल स्टोरी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिलायंस एक बेहतर विकल्प है, वहां पे स्विच कर जाएं। यहाँ कोई भी तेजी मिले, प्रॉफिट मिले, आप निकल जाएं, जिसकी नियर टर्म में संभावना थोड़ी कम है। लोअर सर्किट है, इसलिए बेचना भी आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आईडीएफसी बैंक लॉन्ग टर्म व्यू, माजिद अली साहब का भी ये सवाल है। देखिए अली साहब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई परेशानी नहीं है, टेलीकॉम में मेजर एक्सपोजर है, इसलिए ये शेयर जरूर ओवरहैंग लेकर चल रहा है। कल भी बात हुई थी इसी पर कि विवेकानंदन साहब जो हैं बहुत अच्छे तरीके से इस बैंक को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स में सो फार कोई खास रिफ्लेक्शन अभी तक नहीं देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक थे, 2-3 सब्सिक्वेंट क्वार्टर अगर ठीक ठाक कंपनी नंबर देती है तो आप जरूर बने रहें, लेकिन छोटे टिकट साइज की वजह से आपको ये ना लगे कि ये स्टॉक में एचडीएफसी बैंक बनने का पोटेंशियल है, ऐसा पोटेंशियल कम ही दिखाई पड़ रहा है सो फार। तो आगे की सिचुएशन नंबर्स के बाद मतलब दिखाई पड़ेगी। तो आप छोटे प्रॉफिट अगर चाहते हैं तो आप जरूर लेकर निकल सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से बहुत अच्छे अच्छे बैंक अवेलेबल हैं, कोई भी करेक्शन मिलती है तो आप उनमें स्विच कर जाएं, वो ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। इसके अलावा एक सवाल यस बैंक पर भी है असद खान साहब का। देखिए खान साहब, यस बैंक पे हमेशा से एक ही बात है, मतलब पहले ये डिस्क्लेमर भी दे दें कि थोड़े दिन पहले संजीव भसीन साहब ने इस कॉल को इसको बाय के लिए बोला था, उन्होंने कहा था कि एक अच्छा बैंक एक अच्छे ऑप्शन के लिए है, लेकिन अदरवाइज जब तक नंबर ठीक नहीं हो, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो, जब तक 2-3 क्वार्टर ये प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ग्रो करते हुए ना दिखाई पड़ जाए, इसमें बहुत कुछ पिक्चर चेंज होने की उम्मीद नहीं है। हो सकता है स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ के चलते ये डबल भी हो जाए या अच्छा गेन भी दे दे, लेकिन नंबर सब कुछ है। अगर नंबर्स ही नहीं है तो कितना भी तेज हो जाए शेयर, कल आज नहीं तो कल उससे बराबर हो ही जाना है। तो बेटर नंबर को आप पहले देखें और नंबर्स ठीक होने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास है, प्रॉफिट आ रहा है तो आप बुक करते चलें समय समय पर, कभी भी सिचुएशन में फेरबदल हो सकता है, तो आप नंबर्स देखें, वही सब कुछ है इस स्टॉक के लिए, नहीं सभी स्टॉक के लिए। इसके अलावा एक सवाल ग्लेनमार्क पर 488 पर खरीदारी है सुमानी गुप्ता साहब ने। देखिए सुमानी जी, फार्मा के लिए एक सेकेंड वेव आ सकता है, ऐसा कुछ उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। औरोबिंदो फार्मा, लुपिन, टोरेंट, इनमें जिस तरह की एक्टिविटी रिसेंटली हुई है तो ग्लेनमार्क भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर्स भी ठीक ठाक थे लास्ट क्वार्टर के, लेकिन थोड़ा ही ऊपरी स्तरों पर चला था वन फाइन डे खबर के बाद, और उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आई, बहुत टाइम लिया वापस दोबारा वहाँ पहुँचने में, लेकिन आप बने रहें। इसमें पोटेंशियल अपसाइड या सेक्टर में पोटेंशियल अपसाइड अभी भी खुलना बाकी है थोड़ा बहुत, और तो आप एक सेकेंड वेव का वेट करें, शायद यहाँ पर मूव आए, उसके बाद आप अपनी रणनीति को उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा बंधन बैंक को लेकर सवाल है अंकित दुआ जी का। अंकित जी देखिए, बंधन बैंक में बुराई नहीं है, थोड़ा वो इम्पैक्ट हुआ, वो बाढ़ वगैरह जो रहती है असम में और जो वहाँ पर पेमेंट्स नहीं आ पाते उसकी वजह से इनके ऊपर, लेकिन वैसे इस बैंक में कोई ख़ास बुराई नहीं है, नंबर वाइज भी ठीक ठाक हैं, और जो रिसेंटली एचडीएफसी और इनके बीच में जो डील हुई थी उसके बाद से सिचुएशन ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रही है। आप थोड़ा कंसोलिडेशन का वेट करें, उसके बाद शायद थोड़ा मूवमेंट मिले और आपको, लेकिन अगर आपके पास है, प्रॉफिट आ रहे हैं, तो अभी की सिचुएशन को देखते हुए एटलीस्ट आप स्लाइट प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, लोअर लेवल पे दोबारा इसमें या किसी और जगह पे एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास फंस गई ये पोजीशन तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक में एटलीस्ट ना है। फ्यूचर में लिया तो फिर तो सिचुएशन थोड़ी अलग रह सकती है, तो उसके हिसाब से ट्रेड होगा। इसके अलावा
एसबीआई कार्ड क्या व्यू है, धवन साहब पूछ रहे हैं। देखिए एसबीआई कार्ड अगर आपके पास आईपीओ अलॉटमेंट के हैं तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको हो रहा होगा। शेयर अपने हाइज के आसपास ही अब काम काज कर रहा है। 18% के आसपास का ये मार्केट शेयर ओन करता है। एचडीएफसी बैंक के बाद सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड मार्केट में इनका मार्केट शेयर है और लिस्टेड इकलौता प्लेयर है क्रेडिट कार्ड मार्केट में। रिसेंटली लॉकडाउन की वजह से कंजम्पशन जो भी ट्रैक हुए हैं, ट्रेड्स हुए हैं या फिर जो भी एक्टिविटी हुई है उसमें क्रेडिट कार्ड का एक अच्छा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए नए क्लाइंट्स भी ऐड होते हुए दिखाई पड़े जो कि इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में भी आया था और कमेंट्री में भी आया था। ठीक ठाक है, बैंक कंपनी में बुराई नहीं है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर नंबर्स ठीक है। एक ही ओवरहैंग है कि अगर हायर लेवल पे स्टेक सेल होता है तो वो डिस्काउंट पर होगा, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। किसी भी पीएसयू या पीएसयू रिलेटेड कंपनी में हमेशा ये ओवरहैंग रहता है, ये कभी भी स्टेक सेल आ सकता है। तो अगर स्टेक सेल आता है तो जाहिर सी बात है लोअर लेवल पे आएगा। तब तक का जो बेनिफिट है वो आप उसे लीजिए और उसे होल्ड करिए। अगर आपके पास पुरानी सिचुएशन पड़ी है तो टाइमली प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करते रहिए, लोअर लेवल पे लेते रहिए। इस तरह की रणनीति आप यहाँ पर बना के चल सकते हैं। अशोक शर्मा साहब पूछ रहे हैं नेस्ले के बारे में। शर्मा साहब देखिए ये तो एक ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है, मेरा नहीं मतलब सबका ही। इसके प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको कोई दूसरा सानी नहीं है, दूसरा मुकाबला नहीं है, तो आप स्टॉक के बारे में भी कैसे सोच सकते हैं। नियर टर्म में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए तो 400 500 हज़ार 2000 रुपए, लेकिन वैसे ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। आप इसे लीजिए, अपने बच्चों को दीजिए ऐसा लेजेसी, और वो भी आगे इसे पास ऑन करेंगे। डिविडेंड देती है, अच्छे प्रोडक्ट हैं, अगले 50 साल 20 साल के लिए ऐसा लगता है कि ग्रोथ स्टोरी इसकी इंटैक्ट रहने ही वाली है। जो चीज़ पिछले 20 साल पहले थी वही आज भी है। 72% मार्केट शेयर अभी भी ओन करते हैं मैगी जैसे प्रोडक्ट में, डिस्पाइट इतना एपिसोड हो गया उसके बावजूद भी। मिल्क में, चॉकलेट में, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके। आप इवन नान 1 से लेकर नान 8 तक देख लीजिए, जो बच्चे दूध पीते हैं उसमें भी। तो इस तरह के प्रोडक्ट प्रोफाइल है इनका, तो आप इसमें अच्छी फेरबदल की उम्मीद क्या लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, उस हिसाब से आप इसको देखिए। ट्रेड के हिसाब से मत देखिए, बहुत कुछ इसमें ट्रेड में आपको मिल भी जाएगा तो आप बहुत कुछ खो देंगे इन्वेस्टमेंट वाला जो होता है। इसके अलावा एक सवाल बॉम्बे डाइंग पर है, लॉन्ग टर्म व्यू, राजीव जी का। राजीव जी देखिए बॉम्बे डाइंग ये एक थोड़ा क्रूशियल सवाल है। टेक्सटाइल से शुरू होकर अब ये रियल एस्टेट स्पेस में कंपनी पहुंच चुकी है। रियल एस्टेट में कई प्रोजेक्ट्स में बॉम्बे में कामकाज भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इनके पास हैं भी, लग्जरी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट के प्योर प्ले के लिए गोदरेज प्रॉपर्टी या फिर डीएलएफ, शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, बहुत सारे नाम हैं। रियल एस्टेट प्योर प्ले नहीं है तो बॉम्बे डाइंग में स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। थोड़ा हायर लेवल से टूटा है इसलिए एक बार को पुल बैक ज़रूर देखने को मिल सकता है, भले लोअर लेवल चला उसके बावजूद भी। लेकिन आप और बेहतर विकल्प अगर स्पेस में देखना चाह रहे हैं तो उनको देखिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। बहुत अच्छे अच्छे नाम बाजार में हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। बॉम्बे डाइंग को फिलहाल आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल और है सीडीएसएल पे, आशीष वशिष्ठ जी का। देखिए आशीष जी, सीडीएसएल मल्टी बैगर हो चुका है पिछले 1 साल 2 साल में, डबल ट्रिपल जैसा मूव आया। 114-15% तो इसने सिर्फ वाईटीडी में ही रिटर्न दिए हैं। ट्रिगर्स बहुत सारे हैं, अकाउंट खुल रहे हैं, नए अकाउंट आपने देख ही लिए, 40 लाख नए अकाउंट खुले हैं इस करेक्शन के बाद। हर करेक्शन में कुछ नए बायर आ जाते हैं, हर करेक्शन में नए डीमैट अकाउंट आते हैं, तो ये एक और तरीका था इसमें ऐड होने का। अभी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, कोई आगे है नहीं इनके, तो इसलिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। इस रैली को आप इंजॉय कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक मोमेंटम एक लेवल तक जाता है, वहाँ से वो कूल ऑफ होता है। तो आप अगर बहुत सारी पोजीशन रखते हैं तो स्लाइटली प्रॉफिट ले लीजिएगा 20% 30% के आसपास और वेट करिएगा, नीचे आपको मिले दोबारा आप एंटर करें। अगर आपके पास नहीं है तो बहुत तेजी आ चुकी है, कूल ऑफ का वेट करें, वहाँ पे इन्वेस्ट करें। आपके पास बहुत नीचे के लेवल पर है तो आप वेट करें, कोई खास दिक्कत नहीं है। फिर कंपनी में बुराई नहीं है, लेकिन हाँ रिसेंट तेजी जो होती है, बहुत बड़ी तेजी किसी छोटी अवधि में आए तो वो हमेशा से थोड़ी स्केप्टिकल हो जाती है, डरावनी हो जाती है। इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल है बैंगलोर से इंजीनियर्स इंडिया को लेकर। EIL कंपनी में बुराई नहीं है, सरकारी है, ठीक ठाक प्रोजेक्ट हैं, टर्नकी प्रोजेक्ट्स में मेजरली कंपनी कामकाज करती है। थोड़ा सा ओवरहैंग रहता ही है यहाँ पर, जैसे कि पहले भी बाकी कंपनी से बात हुई कि स्टेक सेल का हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन EIL में एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है। स्टेक सेल के भी कोई दूर दूर तक बज नहीं है। मोमेंटम बेस्ड कॉल्स होती हैं तो मोमेंटम बेस्ड ट्रिगर का वेट करें और उसके हिसाब से निकल जाए। बहुत ज़्यादा बड़े
लंबी अवधि के लिए आप इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे अच्छे अच्छे विकल्प मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा बायोकॉन पर भी एक सवाल आया है। देखिए बायोकॉन, हाँ ये एक अच्छी कॉल है। बायोकॉन और सिंजिन दोनों में कोई दो राय नहीं। स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे प्रोफाइल, अच्छा एक्सपेंशन और ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टेटस। ज़्यादा डेट फ्री तो नहीं है लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक डेट है, रीजनेबल वर्किंग कैपिटल लोन है इनके ऊपर। तो कंपनी में बुराई नहीं है, ठीक ठाक तरीके से कामकाज कर रही है, इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक भी रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा रिटर्न भी बना के दिया है। तो आप बने रह सकते हैं बायोकॉन में भी, सिंजिन में भी। लंबी अवधि का नजरिया रखेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। छोटी अवधि में आपको बहुत ज़्यादा मीडियम टर्म गेन काइंड ऑफ आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक आखिरी सवाल और लेते हैं, वो है नितिन अरोड़ा जी का IRCTC को लेकर। अरोड़ा साहब देखिए, IRCTC में कंपनी हायर लेवल से करेक्ट हुआ है, 1300-1400 पे कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत बड़ा ट्रिगर इसके लिए अवेटेड है अगले 1 महीने में, तो आप इसमें अगर हैं तो बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1700-1800 तक की चाल शायद नियर टर्म में देखने को भी मिल जाए। बड़ा ट्रिगर ऑब्वियस ही बात है, एक तो रेलवे का रीस्टार्ट और दूसरा नए प्राइवेट ट्रेन्स के लिए जो ऑर्डर लगाएंगे या बिड डालेंगे वो 2 बड़े ट्रिगर हैं इनके लिए। तो आप इन दोनों ट्रिगर्स का वेट करें और उन ट्रिगर्स के आने के बाद आप इसमें से निकल जाइएगा। पहले इन ट्रिगर्स के आने से काफ़ी मोमेंटम आएगा, तो इन ट्रिगर्स के आने के बाद सिचुएशन कैसी रहती है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब तक ये ट्रिगर आ नहीं रहे तब तक मार्केट में ये कंसोलिडेट करने के बाद मूव ले सकता है। तो आप 1700-1800 की रेंज के आसपास में निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी वही, हमेशा स्टॉक तो अच्छा है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है और एवेन्यूज भी इनके गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी साउंड है। एक ही प्रॉब्लम है, स्टेक सेल अगर हायर लेवल पे फिर मैनेजमेंट कर दे या गवर्नमेंट कर दे तो दिक्कत हो सकती है। इसी नोट के साथ अब इतने ही सवाल लेंगे। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनके सवाल हम नहीं ले पाए, और उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ मौजूद रहे और हमसे बातचीत की जिन्होंने। आप हमसे आगे भी जुड़ सकते हैं या फिर मेरे से जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है जहाँ पर आप मेरे साथ मौजूद रह सकते हैं। नमस्कार। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।